स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हमने वर्क एनर्जी पावर यूनिट के 14 तक क्वेश्चंस कर लिए थे एक्सरसाइज के। तो आज हम 15 से स्टार्ट कर लेते हैं। तो 15th क्वेश्चन जो है वो हमें बताता है कि इलस्ट्रेट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी बाय डिस्कसिंग द एनर्जी चेंजेस विच अकर व्हेन वी ड्रॉप a pendulum bob to one side and allow it to oscillate. Why does the bob eventually comes to rest? What happens to its energy eventually? Is it the violation of law of conservation of energy? तो इसमें यह कहा गया है कि अगर सपोज करिए हमारे पास कोई पेंडुलम है, सिंपल पेंडुलम है। तो इस तरह से हमारे पास कोई सिंपल पेंडुलम है, ये एक सिंपल पेंडुलम है। तो नीचे जो स्फेरिकल बॉडी को सस्पेंड किया जाता है इसको बॉब कह देते हैं। तो हम बॉब को एक साइड पर ले जाते हैं। इस क्वेश्चन में ये कहा गया है कि हम बॉब को एक साइड पर ले जाते हैं, इस तरह से एक साइड पर ले जाते हैं और छोड़ देते हैं। तो बॉब जो है वो ऑसिलेट करता है। ऑसिलेट करने का मतलब पहले ये यहाँ से शुरू में ये ओ पोजीशन पर था, हम उसको ए पोजीशन पर लेकर आए। तो जब ए पोजीशन से छोड़ देंगे तो ये ओ की तरफ जाएगा, फिर उसके दूसरी तरफ चला जाएगा, इस तरफ चला जाएगा। ठीक है, तो इस तरफ चला जाएगा, ये बॉब जो है दूसरी तरफ जाएगा बी पोजीशन पर, तो फिर से वापस मुड़ेगा टूवर्ड्स ओ। तो ये जब ऑसिलेट करता है तो इसमें कौन कौन सी एनर्जी चेंजेस होती हैं? तो इसमें सबसे पहले क्या होता है कि जब हम इसको ओ से लेकर ए तक लेकर जाते हैं तो हम रेस्टोरिंग फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं, क्योंकि बॉब जो है वो रहना चाहता है ओ पोजीशन पर। तो जब हम उसको ओ से लेकर ए तक लेकर जाते हैं तो क्या होता है कि हम रेस्टोरिंग फोर्स के, जो वापस ले जाने वाली फोर्स के अगेंस्ट वर्क करते हैं। तो ये जो वर्क होता है ये सिस्टम में स्टोर हो जाता है एज इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो जब बॉब ए पोजीशन पर पहुंचता है तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन जाती है, इसकी पोटेंशियल एनर्जी काफ़ी ज़्यादा हो जाती है। उसके बाद जब हम इसको ए से छोड़ते हैं तो क्या होता है कि ये ओ की तरफ जाना शुरू हो जाता है। तो रेस्टोरिंग फोर्स इसको ओ की तरफ लेकर जाती है, तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी में चेंज होना शुरू हो जाती है। जब ये ओ पोजीशन पर पहुंचता है, ओ से ए तक जब पहुंचेगा तो इसकी पूरी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज हो जाती है। तो अब क्योंकि काइनेटिक एनर्जी बहुत ज़्यादा है, काइनेटिक एनर्जी होता है बॉडी की मोशन की वजह से। तो क्योंकि इसकी मोशन इतनी ज़्यादा होती है, इतनी ज़्यादा काइनेटिक एनर्जी होगी कि ये ओ पर रुक नहीं पाएगा, तो ये दूसरी तरफ जाना शुरू कर देगा टूवर्ड्स बी। तो ये बी की तरफ जाना शुरू कर देगा। तो अब ये काइनेटिक एनर्जी वर्क करेगी अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स। जैसे हमने वर्क पहले किया था ओ से ए तक अगेंस्ट रेस्टोरिंग फोर्स, अब जब ये ओ से लेकर बी तक जा रहा है तो काइनेटिक एनर्जी वर्क कर रही है अगेंस्ट द रेस्टोरिंग फोर्स, और वो काइनेटिक एनर्जी जो है धीरे धीरे पोटेंशियल में चेंज हो रही है। तो बी पॉइंट पर फिर से पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी ज़ीरो हो जाएगी और पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम हो जाएगी। तो फिर से बी से जब ये ओ की तरफ जाना शुरू करेगा तो फिर से इसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होना शुरू हो जाएगी। तो इस तरह से बार बार पोटेंशियल और काइनेटिक पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी आपस में इंटरचेंज होती रहेंगी, एक दूसरे में कन्वर्ट होती रहेंगी। तो लेकिन हमें देखने में मिलेगा हर बार ऑसिलेशन जो है उसका एम्पलीट्यूड थोड़ा थोड़ा कम होता जाएगा। पहले हम उसको ओ से ए तक लेकर गए थे, तो दूसरी बार वो ए तक नहीं जा पाएगा, उससे थोड़ा कम जाएगा, तीसरी बार उससे भी कम, चौथी बार उससे भी कम, और धीरे धीरे ये रेस्ट में आ जाएगा। तो अब हम ये जानना चाहते हैं कि ये एनर्जी गई कहाँ पर। ये एनर्जी जो होती है, ये एनर्जी कहाँ चली जाती है? ये एनर्जी जो होती है जब ये बॉब मूव करता है एयर में, तो ये एयर के मॉलिक्यूल्स के साथ स्ट्राइक करता है। तो एयर के मॉलिक्यूल्स को ये अपनी कुछ काइनेटिक एनर्जी देता रहता है। तो हर ऑसिलेशन के वक्त कुछ काइनेटिक एनर्जी जो है वो एयर में चली जाती है, और जहाँ पर पॉइंट ऑफ सस्पेंशन होता है
जहाँ पर हमने P जो है पॉइंट ऑफ सस्पेंशन है, जहाँ पर हमने इसको सस्पेंड करके रखा हुआ है, तो वहाँ पर भी फ्रिक्शन होती है धागे के बीच में, और जिस जगह से हमने उसको सस्पेंड किया है तो उस वजह से क्या होता है, कुछ एनर्जी जो होती है हीट की फॉर्म में चेंज हो जाती है ड्यू टू फ्रिक्शन। तो इस तरह से हर ऑसिलेशन के वक्त कुछ ना कुछ एनर्जी जो है वो वेस्ट होती रहती है, यानी वो एनर्जी हीट में या जो एयर के मॉलिक्यूल्स हैं उनकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होती जाती है। तो एनर्जी की वेस्टेज नहीं हुई, हम ये नहीं कह सकते कि एनर्जी जो है ख़त्म हो गई। एनर्जी जो है वो एयर के मॉलिक्यूल्स की काइनेटिक एनर्जी में, और जहाँ पर हमने इसको सस्पेंड करके रखा हुआ था पी पॉइंट पर, वहाँ पर हीट एनर्जी में चेंज हो जाती है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अगेंस्ट द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता है। तो अगर हम इसके सॉल्यूशन में देखें तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं, हम इसको लिख सकते हैं कि व्हेन द बॉब oscillates, then the kinetic energy and potential energy go on converting into each other. At the extreme positions, एक्सट्रीम पोजीशन जैसे कि ए और बी एक्सट्रीम पोजीशंस हैं, एट द एक्सट्रीम पोजीशंस द पोटेंशियल एनर्जी इज मैक्सिमम, बट काइनेटिक एनर्जी इज ज़ीरो, whereas at O, that is mean position, at mean position kinetic energy is maximum, but potential energy is zero. During each oscillation, the या हम ऐसा कह सकते हैं, sum of the kinetic energy of Bob changes into kinetic energy of air molecules, and at the point of suspension some heat energy is produced and at the point of suspension some heat energy is produced due to friction. So this phenomena does not violate the law of conservation of energy। ठीक है, तो ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को वायलेट नहीं करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है,
वो ये है, एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास m इज़ मूविंग विद वेलोसिटी v, an object of mass m moving with velocity v, how much work should be done on the object in order to bring the body to rest। तो इसको हम इस तरह से कर सकते हैं, एक बॉडी है जिसका मास m है, वो v वेलोसिटी से चल रही है, तो हमें कितना वर्क करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। जैसे मैंने आपको बताया था कि वर्क किसके बराबर होता है, दैट इज़ ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी 1/2m इंटू फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर माइनस इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है कि 1/2m मास तो हमें m दिया गया है, तो लेकिन जो फाइनल वेलोसिटी है दैट इज़ इक्वल टू ज़ीरो, फाइनल वेलोसिटी ज़ीरो है, तो इनिशियल वेलोसिटी जो है दैट इज़ v, इनिशियल वेलोसिटी हमें v दी गई है, तो v का स्क्वायर, तो दैट मीन्स इट विल बी इक्वल टू -1/2mv²। तो हमें इतना वर्क करना पड़ेगा उसको रोकने के लिए। रोकने का मतलब क्या हुआ, क्योंकि हमने फाइनल वेलोसिटी को ज़ीरो ले लिया, तो इसका मतलब इतना वर्क हमें करना पड़ेगा बॉडी को रोकने के लिए। नेगेटिव का मतलब क्या होता है कि हमें बॉडी को फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगानी पड़ेगी, जिस तरफ बॉडी जा रही है तो उसके अपोजिट साइड में हमें जो है वर्क करना पड़ेगा। तो इसलिए हम यहाँ पर अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड देखना हो तो कितना होगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन, अगर सिर्फ उसका मैग्नीट्यूड देखना हो कितना हमें वर्क करना पड़ेगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वर्क डन विल बी इक्वल टू 1/2mv का स्क्वायर। तो हमें इतना वर्क करना पड़ेगा बॉडी को रोकने के लिए। उसके बाद हम क्वेश्चन नंबर 17 देख लेते हैं। इसमें यह कहा हुआ, कैलकुलेट द वर्क रिक्वायर्ड टू बी डन टू स्टॉप ए कार ऑफ 1500 किलोग्राम मूविंग एट ए वेलोसिटी ऑफ 60 किलोग्राम पर आवर। तो कितना वर्क करना पड़ेगा, बिल्कुल वही क्वेश्चन जो अभी हमने किया था। तो इसमें यह बन जाता है कि हमें मास दिया गया है कितना, 1500 किलोग्राम, और वेलोसिटी दी गई है 60 किलोग्राम पर आवर, 60 किलोमीटर पर आवर। तो पहले तो वेलोसिटी को चेंज कर लीजिए मीटर पर सेकंड में, 60 किलोमीटर पर आवर विल बी इक्वल टू किसके बराबर हो जाएगा, 60 मल्टीप्लाइड बाई 5/18। ठीक है, तो इसमें ये 9 से कैंसिल हो जाएगा, ये 30 से, 3 से भी आगे कैंसिल हो जाता है, 3, ये 10 से, दिस विल बी इक्वल टू 50 डिवाइडेड बाई 3। तो इतनी वेलोसिटी हो जाएगी, दिस इज़ इन मीटर पर सेकेंड। तो अगर ये वेलोसिटी है तो अब हम देखते हैं कि कितना वर्क करना पड़ेगा। वर्क अभी हमने देखा था किसके बराबर हो जाता है, 1/2mv²। तो 1/2 मास किसके बराबर है, दैट इज़ इक्वल टू 1500। तो वेलोसिटी का स्क्वायर का मतलब हो गया 50/3 का स्क्वायर। ठीक है, तो अब इसमें ये हमारे पास बन जाएगा, दिस विल बी इक्वल टू 750, क्योंकि जब 1500 को 2 से कैंसिल करेंगे तो इंटू 2500 डिवाइडेड बाई 9। ठीक है, तो इसमें ये 3 से कैंसिल हो जाएगा, 250। ठीक, तो अब इसको अगर हम कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास कितनी वैल्यू बन जाएगी, अगर हम 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 2500 के साथ, तो उसको अगर हम डिवाइड करें 3 के साथ, तो दैट बिकम्स 208,333.3। तो जूल, क्योंकि हमने सब कुछ SI यूनिट्स में लिया था, मास किलोग्राम में था, SI यूनिट में था, तो वेलोसिटी को हमने मीटर पर सेकंड में चेंज कर लिया था, वो भी हमारा इसमें था, SI यूनिट्स में था, तो आंसर भी हमारा SI यूनिट्स में आएगा, यानी जूल्स में आ जाएगा। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है 18th क्वेश्चन हम देख लेते हैं। 18th क्वेश्चन हमें क्या बताता है, 18th क्वेश्चन में हमें ये जो बातें बताई गई हैं, in each of following, force F is acting on an object of mass m in the direction of displacement. In each of the following, a force F is acting on an object of mass m. The direction of displacement is from west to east, shown by the longer arrow.
Observe the diagrams carefully and state whether the work done by the force is negative, positive or zero. तो इस केस में आपको पता ही है कि ये जो लॉन्गर एरो है ना, ये जो बड़ा वाला एरो है, ये आपको बता रहा है किसके बारे में, ये बता रहा है आपको डिस्प्लेसमेंट के बारे में, और फोर्स अलग अलग डायरेक्शनों में बताई हुई है। तो पहले केस में हम इसमें सॉल्यूशन में कह सकते हैं इन केस फर्स्ट, ये जो फर्स्ट केस है ये वाला, तो ये जो फर्स्ट केस है तो इसमें क्या है कि एंगल बिटवीन F एंड S is 90 डिग्री, देयरफॉर वर्क इज इक्वल टू ज़ीरो। तो इन केस सेकंड एंगल इज ज़ीरो, क्योंकि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट एक ही तरफ लग रहे हैं। एंगल हम कह सकते हैं इसमें एंगल बिटवीन, जैसे पहले हमने किया था, एंगल बिटवीन F एंड S इज़ 0 डिग्री, देयरफॉर वर्क इज़ पॉजिटिव। तीसरे केस में दोनों ऑपोजिट लग रहे हैं। इन केस थर्ड एंगल बिटवीन F एंड S इज़ 180 डिग्री, ऑपोजिट लग रहे हैं एक दूसरे को, देयरफॉर वर्क इज़ नेगेटिव। तो इस तरह से हमने देखा किस केस में वर्क पॉजिटिव होगा, किस केस में वर्क जो है वो नेगेटिव हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ये हमारा क्वेश्चन 19, इसमें ये बात बताई हुई है, सोनी सेज दैट द एक्सेलरेशन इन एन ऑब्जेक्ट कुड बी ज़ीरो इवन व्हेन सेवरल फोर्सेज आर एक्टिंग ऑन इट, डू यू एग्री विद हर, व्हाई। तो सोनी ने ये कहा कि अगर किसी बॉडी की एक्सेलरेशन ज़ीरो हो सकती है अगर हम उसके ऊपर बहुत सारी फोर्सेस लगाएं, तो उसके ऊपर सेवरल फोर्सेस, कई फोर्सेस उसके ऊपर लग रही हैं, तब भी उसकी एक्सेलरेशन ज़ीरो है। तो क्या आप इस बात को मानते हो? तो आप इसको बताइए कि क्या ये बात सही हो सकती है या नहीं हो सकती। तो इसमें हम ये कहेंगे ये बात सही हो सकती है, यस इट इज़ पॉसिबल, ये पॉसिबल हो सकती है। व्हेन द फोर्सेस एक्टिंग ऑन ए बॉडी or balanced forces, then net force on body is zero and no acceleration is produced इन द बॉडी। तो कोई भी एक्सेलरेशन नहीं होगी, तो क्योंकि उसके ऊपर जितनी भी फोर्सेस लग रही हैं अगर वो बैलेंस्ड फोर्सेस होंगी तो एक दूसरे को कैंसिल कर लेंगी, तो बॉडी के ऊपर नेट फोर्स लगेगी ज़ीरो, तो जिसकी वजह से क्या हो जाएगा कि एक्सेलरेशन बॉडी में नहीं होगी। तो उसने जो बात कही थी वो सही बात कही थी। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, फाइंड द एनर्जी इन जूल्स कंज्यूम्ड इन 10 आवर्स बाई 4 डिवाइसेस ऑफ पावर 500 वाट। तो हमने क्या निकालना है कि कितनी एनर्जी कंज्यूम होगी। तो इसमें पहले तो पावर देख लेते हैं, पावर किसके बराबर बनेगी, कितने डिवाइसेस हैं, 4 डिवाइसेस, 4 मल्टीप्लाइड बाई 500 वाट, तो ये कितना बन जाएगा 2000 वाट, या जिसको हम कह सकते हैं 2 किलोवाट। 2 किलोवाट तो पावर है। कितनी देर के लिए यूज़ करते हैं, टाइम कितना दिया गया है, टाइम जो दिया गया है दैट इज़ इक्वल टू 10 आवर्स। 10 आवर्स, तो अगर 10 आवर्स टाइम दिया गया है तो एनर्जी किसके बराबर होती है, हमने इस तरह के क्वेश्चन पहले भी किए थे, एनर्जी इज़ इक्वल टू पावर मल्टीप्लाइड बाई टाइम। तो पावर जो है दैट इज़ इक्वल टू 2 किलोवाट और जो टाइम है दैट इज़ 10 आवर, तो दिस विल बी इक्वल टू
20 किलोवाट आवर, या जिसको हम 20 यूनिट्स भी कह देते हैं। 20 किलोवाट आवर या 20 यूनिट्स हो जाएंगे। तो इसमें हम एक और क्वेश्चन करते हैं। दिस इज़ क्वेश्चन नंबर 21। ये क्वेश्चन हमें ये बात बताता है, ए फ्रीली फॉलिंग ऑब्जेक्ट eventually stops on reaching the ground, what happens to its kinetic energy। तो जब एक ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे गिरता है तो पहले तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में चेंज होती जाती है। तो जब नीचे बिल्कुल ग्राउंड से टकराने वाला होता है तो उस वक्त उसकी पूरी काइनेटिक एनर्जी होती है। तो लेकिन जब ग्राउंड से टकराता है तो वो रुक जाता है। यही क्वेश्चन में लिखा गया कि जब वो नीचे गिरता है तो रुक जाता है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी कहाँ गई? व्हाट हैपन्स टू इट्स काइनेटिक एनर्जी? तो हम इसके सॉल्यूशन में ऐसा कह सकते हैं, द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी चेंजेस इनटू द heat energy and sound energy। जहाँ पर वो बॉडी गिरती है तो वहाँ पर क्या होता है, जहाँ पर बॉडी गिरती है वहाँ पर हीट प्रोड्यूस होती है थोड़ी सी, और उसके गिरने की आवाज़ भी आती है। तो साउंड इज़ आल्सो ए टाइप ऑफ एनर्जी। तो इस तरह से जो उसकी काइनेटिक एनर्जी होती है दैट चेंजेस इनटू द हीट एंड साउंड एनर्जी। तो ये हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट हो गई। तो आज यहाँ तक ही करेंगे।